अस्सलाम वालेकुम। चलिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आज हम जो पार्ट देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोलो बोलो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है कि which converts electrical energy into chemical energy। हमने डैनियल सेल पढ़े थे, वो खुद ब खुद रिएक्शन करता था, जिंक जिंक सल्फेट में डिसॉल्व होता था और इलेक्ट्रॉन देता था जिससे करंट मिलता था 1.1 वोल्ट। याद है आपको? फिर उससे रिलेटेड अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि किससे कितना करंट मिलेगा, कितना पोटेंशियल मिलेगा, ईएमएफ निकाले अपन ने, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसके उल्टा है, ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करता है, ऊपर से बैटरी जोड़ना पड़ेगी। और ये आपने पढ़े हैं स्कूल के अंदर, आपको याद होगा। आपको आवाज आ रही है बराबर? क्या माइक लगाना है? अरे आ रही है क्या आवाज? ओके। अभी ओके। चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपने पढ़ा है कि एक बीकर आप लेते हैं या एक कोई भी एपरेटस आप लेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप जो है एक रॉड डिप करते हैं ग्रेफाइट की, और दूसरी एक ग्रेफाइट की रॉड आप डिप करते हैं इसके अंदर। ग्रेफाइट कार्बन से बनता है लेकिन उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसमें से कंडक्टेंस होता है, यानी करंट पास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, ओके। और इसके अंदर हम एक सोल्यूशन लेते हैं, वो सोल्यूशन था सोडियम क्लोराइड। आपको याद है सोडियम क्लोराइड अपने को पता है क्या बनाता है? Na+ एंड Cl-। तो NaCl जब डिसोसिएट होता है पानी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एक्वियस, मतलब पानी में है, तो क्या बनाता है वो? Na+ एंड Cl-। क्योंकि सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेंगे आप, उसमें से करंट पास नहीं होता, लेकिन पानी में डालेंगे या मोल्टन स्टेट में लेंगे पिघला हुआ, तो उसमें से करंट पास होते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में भी उसके पास Na+ और Cl- रहते जब वो पिघल जाता। NaCl पूरे साथ में रहते जब वो सॉलिड रहता, लेकिन जैसे आप उसको गर्म करते तो पिघलता, तो Na+ और Cl- अलग होते। Cl Na का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता, Cl- Na+। या पानी में जब डालते आप तो डिसॉल्व होता, तब भी Na+ Cl- बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो एक्वियस लिखा हुआ रहेगा या लिखा हुआ रहेगा मोल्टन, ठीक है। और यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे इसको एक बैटरी, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहां पर खुद से करंट तैयार नहीं होता, अपने को करंट सप्लाई करना है। तो ये बैटरी के जो निगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएंगे यहां पर। जब इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएंगे तो कौन सा आयन उसको कैच करने जाएगा? प्लस क्या माइनस? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं है वो प्लस रहता तो इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा ना। तो यहां पर एक रिएक्शन होती है और इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। प्लस चार्ज जिस पे कौन है? कैटायन। कैटायन जिसके पास जाता है इसको कहते हैं कैथोड। तो यहां पर ये कैथोड है, ओके। कैथोड। आपको याद है वहां पर एनोड पे माइनस चार्ज था, यहाँ कैथोड पे, याद रखने का, क्योंकि दोनों सेल का प्रोसेस अलग अलग है, वर्किंग अलग अलग है। तो यहाँ पर कैटायन से याद रखना कि कैटायन जिसके पास जाता है वो कैथोड। तो ये कैटायन क्या करता है? यहाँ पर ये Na+ जाकर इस इलेक्ट्रॉन को लेता है और बना देता है सॉलिड सोडियम, और यहाँ पर इस रॉड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है सोडियम। इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन ऑफ सोडियम, सोडियम इस पे जमा होना शुरू हो गया। यह इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, जहां इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन? अरे वाह वाह, रिडक्शन है ना ये। तो ये कैथोड पर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कैथोडिक रिडक्शन। उसके बाद ये Cl के पास माइनस चार्ज है, जिसका मतलब उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो उसका ही है,
क्योंकि अपने को पता है ना क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया उसकी वजह से माइनस चार्ज, वो जो उसने सोडियम से छीन के लाया है, समझा आपको? ठीक है, तो ये Cl माइनस बैटरी के पॉजिटिव पार्ट की तरफ भागता है और यहां आने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये बैटरी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो बड़ा बना रहा हूं मैं एक्सेस में, बाकी तो 7 उसके खुद के रहते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो अब उसके पास उसके 7 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, और उसने लॉस किया एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया। समझा आपको? ठीक है, तो ये जो Cl बाहर निकला है इसको ओनली Cl नहीं लिखते, ये हाफ Cl2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? हाफ Cl2, एक Cl बताना है। तो अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, इधर इलेक्ट्रॉन कैंसल, ये इलेक्ट्रॉन कैंसल। अब जो बचा, क्या क्या बचा? Na प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Cl माइनस गिव्स Na एंड हाफ Cl2। समझ में आपको? तो यहां पर सोडियम आकर डिपॉजिट हो गया, यहां पर डिपोजिशन बोलते हैं उसको, जमना शुरू हो जाएगा उसके अराउंड में। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो सोना चढ़ाते हैं ना सुनार लोग, यही प्रोसेस को यूज करते हो। जिस जिस जेवर के ऊपर सोना चढ़ाना है उसको उसके अंदर डाल देते हैं, उसके ऊपर सोना चढ़ता है। कितना सोना चढ़ेगा उसका फॉर्मूला अपने पास, समझ में आपको? ठीक है, चलो उस पे जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू हो गई सोडियम की, और यहां जो क्लोरीन आया था वो Cl2 गैस बन गया। Cl2 गैस है ना, तो Cl2 गैस निकलने वाली है एनोड के ऊपर, और ये जो क्लोरीन बनते जा रहा है और यहां से जाएगा बुड़ 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 बुड़। अरे समझा क्या? क्लोरीन गैस चली गई। लेकिन अगर एक्वियस, ये हम कब ले रहे हैं इसको? जब ये फ्यूजन स्टेट में पिघला हुआ, क्या ये पिघला हुआ। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन के अंदर, याद है आपको? हमने जब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था कि जब हम एक्वियस लेंगे तो इधर कौन लिबरेट होता है? हाइड्रोजन। इधर कौन लिबरेट होता है? ऑक्सीजन। याद है क्या आपको? वो याद है क्या? तो वो कंसेप्ट भी याद रखने का। अभी तो अपने को सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक देखना है, इसलिए अपन ये देख रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एनोड पर हुआ, तो इसको बोलते हैं एनोडिक ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का मतलब है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसको हम बोल रहे हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट से रिएक्शन हो रहा है, खुद ब खुद नहीं होता है। जबकि डैनियल सेल में खुद ब खुद हो रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था खुद ब खुद। समझा आपको? इसलिए वहां बैटरी नहीं लगी हुई थी, वहां क्या लगा हुआ था? गैल्वेनोमीटर, जो बता रहा था कि करंट आ रहा है। समझा आपको? अरे याद है कि नहीं आपको? अगर ऊपर बैटरी लगा है अपन ने तो उससे बड़ा वाला पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ता तो फिर करंट मिलेगा उसको। अरे याद है कि नहीं आपको? ठीक है, हाँ, तो वो स्पॉन्टेनियस। ये कौन है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये खुद से नहीं हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, चलिए, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब आप इसकी जगह कॉपर ले सकते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल तो बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर अभी एग्जाम्पल ले। अच्छा, जो डेनियल सेल अपन ने पढ़े थे, डेनियल सेल, क्या उसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना सकते हैं? क्योंकि डेनियल सेल में जो जिंक सल्फेट में डिप था और कॉपर सल्फेट में डिप था, रिएक्शन खुद ब खुद हो रही थी। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, करंट तैयार हो रहा था 1.1 वोल्ट का, याद है आपको? लेकिन अगर हमने बैटरी ऊपर पावरफुल लगा दी जिसका वोल्टेज 1.1 से बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन को वो रिवर्स करना शुरू करता है। समझ में आपको? तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि वो फिर क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। समझा क्या?
तो हम उसको रिवर्स कर सकते थे। याद है कि नहीं है? नहीं है तो जाकर देखो एक बार। बीच में गैप आ गया 3 दिन, तो आप लोगों को उड़ जाता है पूरा। ठीक है, अरे जाकर देखने का। ठीक है, क्योंकि कल पूछने वाला हूं मैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ की तरफ। फैराडे के 2 लॉ। फैराडे कौन है? साइंटिस्ट। ऑटो वाले का नाम तो आएगा नहीं यहाँ पर, अपने को मालूम है। कंटक्की वाले का भी नाम नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फैराडे अच्छा आदमी था, उसने 2 लॉ बताया, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अभी हमने जो देखा, सोडियम डिपॉजिट हो रहा था रॉड पे, कैथोड पे, और क्लोरीन लिबरेट हो रहा था बराबर, हाँ, एनोड के ऊपर। ओके, उसने फर्स्ट लॉ को यहां पर कैसे डिफाइन किया, और मैं आपको थोड़ा सा उसको और सिंपल करके बता देता हूं। वो क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ chemical reaction which occur at electrode during electrolysis by the current is proportional to the quantity of electricity passed through it. मैं इसको सिंपल करके लिखता हूं। amount of substance deposited, amount of substance deposited, जो कौन डिपॉजिट हो रहा था अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें? सोडियम। ओके, इधर देखो, यहां पर देखने का, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। लिबरेट कौन हुआ था? अरे कौन लिबरेट हुआ था? अरे क्लोरीन निकला था ना, बुड़बुड़ बुड़बुड़, याद है कि नहीं? अभी इधर, हाँ, एनोड के ऊपर। तो जो अमाउंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ या किसी इलेक्ट्रोड पर लिबरेट हुआ, चाहे गैस हो या सॉलिड हो, तो उनका जो अमाउंट है वो किसके रिलेशन में, यहां पर देखो। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली proportional to the amount of electricity, the amount of electricity pass through it, amount of electricity pass through it। जब तक आप करंट सप्लाई करते रहेंगे, डिपोजिशन सोडियम का होते रहेगा, रॉड के ऊपर जाकर चिपकते रहेगा, और क्लोरीन बुड़बुड़ 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 निकलता रहेगा। जैसे ही आपने बैटरी का कनेक्शन छोड़े, डिपॉजिट होना रुक गया। समझा आपको? समझा क्या आपको? तो यहां पर ये पहला जो है लॉ है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है वो भी सुन लो आप जरा ध्यान से। फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज, मैं उसको अभी इक्वेशन से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड लॉ, if series of cells connected with each other, connected with each other, the amount of रेस्पेक्टिव, मतलब अलग अलग रहने वाले यहां पर, रेस्पेक्टिव substances directly proportional to, directly proportional to electrochemical cell of that
सब्सटेंस। ये आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब ये है, या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, ओके। इसका मतलब क्या है, यहां पर अपने सामने एक ही सेल है ये, लेकिन अब मैं दो सेल बनाता हूं, ठीक है, दो सेल। दो सेल कैसे, ये सीरीज ऑफ सेल बोलते हैं इनको, सीरीज ऑफ सेल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो है, ये मैंने लिया एक सेल, ओके, यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड है। दूसरा सेल, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। अब ये दो सेल हो गए तो उनको बोलते हैं सीरीज ऑफ सेल। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, और ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले हमने क्या लिया था सेल में, सोडियम क्लोराइड, पता है ना आपको। तो उसकी जगह आप दूसरा भी ले सकते हैं ना, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया सिल्वर क्लोराइड, तो अंदर मेटल आयन कौन है, Ag+। और यहां पर लिया हमने कॉपर सल्फेट, तो यहां मेटल आयन कौन है, कॉपर 2+, बराबर है। यहां पर Ag डिपॉजिट होने वाला है, यहां कॉपर डिपॉजिट होने वाला है। तो पिछले वाले केस में क्या था, सोडियम कितना डिपॉजिट होगा, जितना करंट पास करेंगे, बराबर है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कैसा रहेगा, जो Ag है उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, अब वो क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस स्टैंडर्ड रहता है, वो हर एक का अलग अलग है। तो जो सिल्वर या डिपॉजिट होगा उसका अमाउंट डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस से, और कॉपर जो डिपॉजिट होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस से। दोनों का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस अलग, हर मेटल का अलग अलग, समझा आपको। तो ये दो लॉ है फैराडे के। पहला लॉ बोलता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये इलेक्ट्रोड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो जमा हो रहा है या लिबरेट जो हो रहा है गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट। बैटरी में से जितना करंट आएगा तब तक डिपोजिशन चलते रहेगा, करंट रोक दिया स्टॉप। और उसके बाद क्या बोलता है वो दूसरा, अगर दो सीरीज, दो लगे हुए सेल, तीन लगे हुए, चार लगे हुए, कितने भी रहने दो, तो सब में अलग अलग सोल्यूशन रहेगा। तो उसके अंदर जो सब्सटेंस जाकर डिपॉजिट होने वाला है, सिल्वर कॉपर जिंक जो भी रहेंगे, वो सब का डायरेक्ट रिलेशन किससे रहेगा, अपने अपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और वो क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा अभी। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप इसको जो है फटाफट जल्दी से 1 मिनट के अंदर लिखेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ने अभी हमने देखे, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड है कौन, वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। व्हाट इज W, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। सोडियम जो डिपॉजिट हो रहा है, समझा आपको, वह W, और Q क्या है, करंट। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, समझ में आपको। पहला वाला लॉ, जितना करंट पास करेंगे उतना वेट डिपॉजिट होगा, समझ में आया ये पॉइंट, ठीक है। लेकिन अपने को पता है कि मैथमेटिकली जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वल टू लिखते हैं तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। जनरली हम वो कांस्टेंट क्या लेते हैं, K, लेकिन यहाँ पर हम वो कांस्टेंट लेने वाले हैं Z। ध्यान से देखो, न महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में दिया है ना NCERT में दिया है, उसने शॉर्ट कर दिया डायरेक्ट, लेकिन मैं डिटेल बता रहा हूँ। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। मतलब हमने यहाँ पर Z लिया है एक कांस्टेंट, तो ये जो Z है इसका नाम है इक्विवेलेंस कांस्टेंट, इक्विवेलेंस कांस्टेंट, ये इक्विवेलेंस कांस्टेंट है Z। व्हाट इज W, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। व्हाट इज क्यू? अमाउंट ऑफ करंट जो हम पास कर रहे हैं उसमें। ठीक है, अब यहां पर ये नई इक्वेशन आपको मिली कि W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अगर आपको केमिकल इक्विवेलेंस पता हो और Q पता हो, करंट कितना पास कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है इसका वेट कि कितना डिपॉजिट होगा। ओके, अरे तुम क्या सोच रहे, इधर देखो ना यहाँ पर। हाँ इधर देखो, इधर। हाँ इधर देखो, इधर सब लोग देख रहे हैं। हाँ, क्या हो गया? और तुम क्या बोल रहे बीच में? इधर देखो। हाँ, तो यहाँ पर Q क्या होता है? Q होता है करंट, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये आपको था नाइन्थ क्लास के अंदर, ये नाइन्थ क्लास में था। I मतलब करंट इन एम्पियर, करंट इन एम्पियर, जिसको आप लिखते थे ए से, याद है क्या आपको? और टी टाइम इन सेकेंड, जिसको आप लिखते थे एस, याद है आपको? नाइन्थ में था ये, नाइन्थ में। अरे ऐसा मत हंसो जोर से, दांत गिर जाएंगे। इधर देखो। हाँ पकड़ लो उसको, पकड़ लो। ठीक है, इधर देखो सब लोग। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो अब मैं Q की जगह पर I इंटू टी रख सकता हूं। W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। हाँ, माइक बंद है? ओ नो, ये आपने पहले बोलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, फिर से मैं बता देता हूं, रिकॉर्ड में हो जाएगा। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये फैराडे का पहला लॉ है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट। जितना करंट पास होगा उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा, बराबर। प्रोपोर्शनलिटी की साइन अपने को हटाना है तो वहां कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो हमने लिया Z। तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा, इक्वल लगाया तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, तो ये आ गया कांस्टेंट Z। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट है Z। और ये रहा Q, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा है। कल क्या खाई याद नहीं रहता बोलना, आप नाइन्थ का पूछते बोलना। अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, कहाँ से याद रहेगा? अरे बराबर है कि नहीं है? वो लेडीज को धप्पा दो, इधर देखो। तो Q ये करंट होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई मतलब करंट इन एम्पियर कितना है, और टी टाइम इन सेकेंड कितना है। अगर वो मालूम है तो Q निकाल सकते हैं। कभी Q डायरेक्ट भी दे सकता है, या एम्पियर में देगा और टाइम देगा। आप ये सेकंड में लेना है, मिनट में दिया तो सेकंड में कन्वर्ट करो, आर में दिया तो भी सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो रख भी सकते जैसा का वैसा, यूनिट चेंज होगा लास्ट में। ठीक है, ओके। अब ये आ गया, अब ये Z केमिकल इक्विवेलेंस कभी देता है कभी नहीं भी देता है। तो Z इज इक्वल टू E बाय एफ। हम Z को भी निकाल सकते हैं, E बाय एफ। व्हाट इज E? E होता है इक्विवेलेंट वेट। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। एंड व्हाट इज F? अरे समझा क्या? E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। और F होता है फैराडे। और एक फैराडे कितना होता है आपको पता है? 96500 कोलम। याद है आपको? अरे बोलो ना, हो मालूम है ना? हाँ, तो W इज इक्वल टू Z की जगह पे आप रख सकते हैं E बाय एफ इंटू आई इंटू टी। ऐसा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप न्यूमेरिकल्स के अंदर। ओके, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़ सकते हैं कि E भी नहीं दिया इक्विवेलेंट वेट, तो हम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू मास अपॉन वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल उसने इक्विवेलेंट वेट कॉपर का दिया नहीं, लेकिन कॉपर का अपने को मास पता है, एटॉमिक मास कितना है? हाँ बोलो, घर पे पढ़ने वाले बच्चे बोलो जल्दी से। 60, 60, 63.5। कितना है? 63.5। तो वो उसका एटॉमिक मास है, तो वो यहां पर आएगा एम, एम की जगह पर मास।
या W भी आता है कुछ जगह लिखा हुआ, और नीचे आएगा V वैलेंसी। कॉपर का वैलेंसी कितना है? जनरली 2 रहता है ना, कॉपर पे +2 चार्ज आया था, याद है क्या आपको? हाँ, उसने कौन सा कंपाउंड यूज किया क्वेश्चन में, उस पर भी डिपेंड कर सकता है वो। जैसे उसने लिया CuCl2, तो CuCl2 में या कॉपर सल्फेट Cu+2 रहता है, पता है आपको? तो ये वैलेंसी की जगह पे आएगा 2, तो 61.5 जो है 63 पॉइंट, उसको आप डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से, जो आएगा वो इक्विवेलेंट वेट रहेगा। समझो आपको? तो ये अगर नहीं दिया है तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। W = E की जगह पर क्या आएगा? M/V। क्या आएगा? M/, तो मैं इसको M/V को ऐसे लिख सकता हूं, M और नीचे बाय V मतलब वैलेंसी, इंटू F इंटू I इंटू T। समझ में आया आपको? और समझा क्या? दूसरी चीज इसमें आपको याद रखना है कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लेते हैं, मोल तो यूनिट आपको पता है ना, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to power 23. 1 mole is equal to 6.023 into 10 to power 23. कुछ बुक्स में इसको लिया उसने 22 लिया है, 022। ओके, तो 6.022 into 10 to power 23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मोल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एक रिएक्शन है कि सिल्वर है, सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो हम लिखते हैं Ag++ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं है, 1 मोल है वो। क्या है वो? 1 मोल। क्या है वो? मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.023 into 10 to power 23। तो 6.022 into 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 96500। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना रहता है, जो कि क्या होता है? 1 फैराडे, और ये कोलम में होता है। 1 फैराडे मतलब 96500 कोलम। अरे याद है कि नहीं है? ठीक है, तो ये 1 फैराडे का मतलब है 96500 कोलम। 96500 कोलम मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 into 10 to power। समझा क्या? समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। ओके, कॉपर दिया उसने, Cu gives Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां 2 मोल मिले। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिले? कितने? 2 फैराडे। कितने मिले? 2 फैराडे वहां पर। और ये कितना रहेगा? इंटू 2। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? इंटू 2। समझ में आपको? तो ये मोल्स में ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अब यहां पर ये जो फॉर्मूला फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, ये अपने को एक ही फॉर्मूला में क्या क्या मालूम करने में हेल्प करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिट हो रहा है रॉड के ऊपर, जो डिपॉजिट हो रहा है मेटल, उसका मास, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। समझ में आपको? वैलेंसी मालूम कर सकते हो उसकी, मतलब डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, मतलब +1 चार्ज है, +2 है कि +3 है। समझा आपको? कितना फैराडे में चार्ज है वहां पर वो मालूम कर सकते हैं। करंट इन एम्पियर मालूम कर सकते हैं। कितने सेकंड है वो भी मालूम कर सकते हैं। तो सुनार यही करते हैं ना, तो वो लगाते हैं कैलकुलेशन। अगर इस जेवर के ऊपर अपने को गोल्ड चढ़ाने का है, इतने ग्राम उस पर डिपॉजिट करना है, मतलब उनको ये निकालना रहता है, या ये उनके पास दिया हुआ रहता है, अपने को इस पर 1 ग्राम डिपॉजिट करना है, आधा ग्राम डिपॉजिट करना है। तो यहाँ फॉर्मूले में रख सकते हो आराम से। फिर उनको मालूम है कि करंट कितना पास करेंगे, जिस वजह से अपने को गोल्ड का डायरेक्ट जेड वैल्यू उनके पास रहती है, डायरेक्ट जेड वैल्यू। तो ये आए कितना करंट कितने टाइम के लिए पास करेंगे, तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, आराम से निकाल सकते हैं। मतलब उनको डिपॉजिट करना है 0.5 ग्राम, तो ये 0.5 हो गया, ये उनको मालूम रहता। ठीक है, क्या निकालना है उनको? करंट निकालना है कि कितनी देर तक कौन सा करंट कितनी देर तक पास करेंगे, तो उस पर इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। समझा आपको? तो इसको आप फटाफट जल्दी से लिखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं।